Assalamu alaikum students. I hope you all are very well. मैंने तो आप लोगों के साथ जो है वो मंडे का मैसेज किया हुआ है टाइम टेबल का आपके। मैंने कौन सा आज एकदम ही आपको 8 बजे भेज दिया है मैसेज वगैरह। मैंने टाइम टेबल का किया था कि वेडनेसडे से आपका जो है वो शेड्यूल 8 बजे से स्टार्ट होगा 8 to 9 PM। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर 11 है जिसमें हम लोग सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टप्पल डाटा स्ट्रक्चर और एट द एंड सेट को स्टार्ट किया था। तो सेट में हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ थी कि सेट के अंदर डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं होती, सेट ऑर्डर्ड नहीं होता यानी अनऑर्डर होता है, यूनिकनेस होती है, हेट्रोजीनियस सेट हो सकता है यानी कि हर तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और लास्ट थी कि सेट जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इसमें हमें कि कुछ फंक्शंस उसके अंदर यूज़ होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, लेकिन स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग म्यूटेबल चेंज नहीं कर सकते सेट के अंदर आइटम से। सो इस वजह से उसको इम्यूटेबल कहा गया है। स्क्रीन विजिबल है। देन हम अपने आज सेट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फिर उसको एट द एंड कवर कर लेंगे। ओके हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेट स्टार्ट कर लिया था जिसमें एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं और हमने इसका बिल्ट इन फंक्शन भी देखा था। एम्प्टी सेट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने जब टाइप फाइंड आउट की तो उसने कह दिया डिक्शनरी है ये, और जो कि मैंने आपको बताया है कि डिक्शनरी भी हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज़ होती है। इसलिए फिर हम लोगों ने सेट का बेस्ट जो यूज़ किया था वो सेट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए ये काम किया था, और यूनिकनेस के लिए भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। सो प्रॉपर्टीज़ इस पर हमने अपनी पूरी इंप्लीमेंट की थी। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम चेक कर सकते हैं कि सेट में ये आइटम या ये नंबर मेरे सेट में मौजूद है कि नहीं है करंटली। सो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज अब हम लोग देखेंगे कि मॉडिफिकेशन के लिए किस तरह के सेट्स के अंदर मेथड्स यूज़ होते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास मेथड दैट इज़ ऐड। बिल्ट इन फंक्शन सेट के अंदर यूज़ होता है कि एक वक्त में अगर एक एलिमेंट मुझे ऐड करना है अपने सेट के अंदर, देन वी शुड यूज़ ऐड मेथड। जिस तरह हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था कि लिस्ट में अगर एक वक्त में एक एलिमेंट ऐड करना है देन वी शुड यूज़ इन लिस्ट अपेंड फंक्शन, तो इसी तरह सेट के अंदर ऐड हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेट ए नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें सबसे पहले तो मैंने एक एम्प्टी सेट क्रिएट किया। एम्प्टी सेट क्रिएट करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करूँगा 1 by 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए डॉट ए डबल डी ऐड। अगर एक वक्त में एक एलिमेंट ऐड करना है देन हम लोग ऐड डॉट ऐड मेथड यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, और जिस तरह के हमने कहा था कि डुप्लीकेशंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। तो वो भी हम चेक करेंगे कि आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऐड कर दी। प्रिंट करवा लेंगे हम अपने सेट को। न्यू सेट इज, तो ये देखें ये मेरे पास सेट आ गया। 48 मैंने 2 टाइम्स ऐड किया था, लेकिन सेट में हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ होती हैं तो इसलिए हमारे पास 45 एक ही बार आया है। और जिस तरह के बताया था कि सेट अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने नंबर ऐड किया था 45, लेकिन वो नंबर मेरे पास स्ट्रिंग के बाद आया है। तो ये कंफर्म नहीं है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी जो है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी या कौन सी वैल्यू नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें मैंने दोबारा इस सेट को कॉल किया है तो उसने मुझे सबसे पहले नंबर्स दे दिए हैं और बाद में मुझे उसने सेट्स दे दिए हैं। तो सेट का हम यूज़ ही करते हैं जब हमने यूनिकनेस फाइंड आउट करनी होती है, डुप्लीकेशंस को ख़त्म करना होता है।
सेकेंड मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं अपडेट का। अपडेट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स मुझे अपने सेट के अंदर ऐड करनी है, देन हम लोग फिर अपडेट फंक्शन या अपडेट मेथड का सेट के अंदर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा सेट 9 डॉट अपडेट। अपडेट के बाद इसकी पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में अब मैं जो है वो लिस्ट में या फिर टप्पल पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ ऐड कर दूंगा, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ऐड कर दिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन। सो ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं अपने सेट 9 को। तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ गई है, 45 भी मैंने यहाँ पे 45 दो बार जो है वो एंटर किया है, लेकिन मेरे पास 45 एक ही बार आया है। इसी सेट को मैं दोबारा से यहाँ पे कॉल करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट तरह से ये वर्क करेगा। सो इसलिए सेट का हम लोग कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स भी नहीं है और किसी भी तरह के इसमें डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं होती। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, अगर हमने अपने सेट में से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो उसके लिए हमारे पास रिमूव फंक्शन ही यूज़ होता है। रिमूव भी होता है और पॉप फंक्शन भी यूज़ होता है। सो यहाँ पे अब सेट में मैं यहाँ पे सेट 8 में से सेट 8 में ओके सेट 8 पी पॉप, यहाँ पे मैंने अगर सेट 8 डॉट सिर्फ और सिर्फ पॉप लिखा तो कोई भी रैंडमली एलिमेंट डिलीट हो जाएगा मेरी सेट में से। अदरवाइज हमने ये लिस्ट में पढ़ा था कि पॉप का फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड वाला जो एलिमेंट होता है हमारी लिस्ट में वो डिलीट हो जाता है, लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। सेट में वो कोई भी नंबर डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉप का मेथड था, रिमूव में ही ये भी हमारे पास यूज़ होता है, और यहाँ पे अब हमारे पास रिमूव का फंक्शन यूज़ होगा। सो यहाँ पे ही सेट 8 डॉट रिमूव, मैंने रिमूव लिखा। अब रिमूव क्या मुझे करना है मैं यहाँ पे वो बताऊँगा कि रिमूव क्या करना है मेरी सेट में से। तो मैंने यहाँ पे चले बता दिया फारूक कि सेट 8 में फ़ारूक को रिमूव करो, लेकिन फ़ारूक तो रिमूव हो चुका है, तो मेरे पास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सो ये एरर हमारे पास रिमूव फंक्शन में तब आता है जब हमारे पास वो एलिमेंट या वो नंबर या वो आइटम हमारे सेट में मौजूद नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन यूज़ करें जिस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम ऐसी एलिमेंट या ऐसी आइटम को रिमूव करना चाहें अपने सेट में से जो मौजूद ही ना हो, लेकिन फिर भी एट द एंड हमारे पास एरर ना आए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मेथड ऐसा है कि अगर वो एलिमेंट हमारे सेट में मौजूद नहीं भी होगा लेकिन एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें फ़ारूक चूंकि रिमूव हो चुका था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने रिमूव फंक्शन का करते हुए किया फ़ारूक तो उसने क्या कर दिया, मुझे एरर दे दिया है। लेकिन डिस्कार्ड में उसने मुझे किसी भी तरह का एरर नहीं दिया। यही काम अब जो है वो मैं सेट 8 पे ही दोबारा रिमूव का करता हूँ कोई नंबर रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अब उसे कहा कि 45 को रिमूव कर दो, तो 45 रिमूव हो चुका है। अब सेट 8 को यहाँ पे कॉल करते हैं तो मेरे पास सिर्फ 86 रह गया है। लेकिन यही अब मैं सेट 9 में कहता हूँ कि डिस्कार्ड करो, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है लेकिन मैं कोई भी रैंडमली यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। तो बाद आउटपुट हमारी ये एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन ये 57, 68, 5 मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर मेरी सेट 9 में नहीं है मौजूद, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर नहीं आएगा। लेकिन चलें मैं यहाँ से डिस्कार्ड का ही यूज़ करते हुए फ़ारूक को रिमूव करता हूँ जो कि सेट 9 में मौजूद है। तो देखें वो रिमूव हो गया। यहाँ पे अब हम देखते हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड का यूज़ करते हुए जो आइटम हम डिलीट करना चाहेंगे वो अगर हमारे सेट में मौजूद होगी तो वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन डिस्कार्ड मेथड का ही यूज़ करते हुए हम ऐसी आइटम को डिलीट करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे सेट में, तो किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों में डिफरेंस है, रिमूव में और डिस्कार्ड में। रिमूव में
अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट या आइटम दे देते हैं जो हमारे सेट के अंदर मौजूद नहीं होता, तो रिमूव में फिर वो हमें एरर दे देता है। तो इसी एरर को फेस ना करने के लिए या इस एरर से बचने के लिए हम लोग डिस्कार्ड का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, देन हमारे पास क्लियर का फंक्शन यूज़ होता है। क्लियर एग्जैक्ट वही मेथड जिस तरह से हम लोगों ने लिस्ट वगैरह में पढ़ा था। सेट 8 में अभी तक मेरे पास एक ही मौजूद है, तो मैं फिर भी उसको क्लियर कर देता हूँ। एक ही आइटम मेरे सेट 8 में मौजूद है, तो मैं उस एक आइटम को भी क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा, और उसके बाद सेट 8 मेरे पास एम्प्टी आ जाएगा। देन अब सेट 8 नाम का वेरिएबल मौजूद है मेरे मेमोरी के अंदर, मुझे अब उसका नाम भी डिलीट करना है, तो उसके लिए डेल का यूज़ हम करेंगे। डेल यूज़ किया। अब दोबारा से मैं जब सेट 8 को कॉल करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा कि इस नाम का कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं है। सो ये फंक्शन जो हम लोगों ने पहले भी यूज़ किए हैं हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद और भी कुछ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन सेट्स में यूज़ होते हैं, लाइक सम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो वो एग्जैक्ट उसी तरह से यूज़ होते हैं जैसे हम लोगों ने लिस्ट या स्ट्रिंग में यूज़ किए थे। तो यहाँ पे मैं एक और सेट क्रिएट कर लेता हूँ नंबर्स की, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स में यूज़ होते हैं। विद डुप्लीकेशंस। चलो अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सेट 10। ओके, अब हम लोगों ने सम वगैरह, लेन, सम, मैक्सिमम, मिनिमम एग्जैक्ट हमारे पास उसी तरह से यूज़ होंगे। सम के बाद यहाँ पे मैक्सिमम, देन यहाँ पे हमारे पास मिनिमम यूज़ होते हैं। तो ये सेम एग्जैक्ट उसी तरह से वर्क करेंगे जैसे हम लोगों ने लिस्ट पे यूज़ किया था। कि लेन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है, सम किया, इन सबको प्लस किया तो वो आ गया। मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, तो ये हमारे पास सेम एग्जैक्ट इसी तरह से यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं सेट्स के अंदर। जिस तरह के लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट से कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हुए आते हैं सेट्स में, लाइक यूनियन, इंटरसेक्ट और सबसेट। आई होप कि ये आप लोगों को पता होंगी चीज़ें कि ये क्या होते हैं। यूनियन क्या होता है हमारे पास सेट्स के अंदर, जो कि हम मैथ्स में ही इन चीज़ों को पढ़ते थे कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करते हुए, और यूनियन अप्लाई करते थे, इंटरसेक्ट अप्लाई करते थे। सबसेट हम देखते थे कि सबसेट क्या होता है, डिफरेंस अप्लाई हम करते थे अपने सेट्स के ऊपर। सो ये आपके पास 7 पिक्चर विजिबल है। इससे फिर हम जो है वो इजीली इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। पिक्चर विजिबल है, तो ये है हमारे पास सेट्स के अंदर यूज़ होने वाले कुछ ऑपरेशंस। यूनियन है, इंटरसेक्ट है, डिफरेंस है और सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्या होते हैं ये हमारे पास? यूनियन, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स एक नए सेट में शिफ्ट हो जाते हैं।
यानी मेरे पास एक अभी जो है वो सेट ए और सेट बी मौजूद है। सेट ए में मेरे पास 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं और सेट बी में मेरे पास 4 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स हैं। तो जब मैं सेट ए और सेट बी को यूनियन करूंगा, मिलाऊंगा, तो उसमें तमाम एलिमेंट्स एक नए सेट में मौजूद हो जाएंगे। आएगी यूनिकनेस ही, लेकिन सब मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ओके। और थर्ड सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू चाहिए होती है, तब हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। डिफरेंस अब तब यूज करते हैं जिसमें दोनों सेट में से जो सेकंड सेट में से पहले सेट में वैल्यूज मिल रही होती हैं उसको खत्म कर दिया जाता है और सेट ए में जो वैल्यूज बाकी रह जाती हैं वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाती हैं। अभी इनको वन बाय वन हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। और सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं कि जो कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों में वो ख़त्म कर दी जाती हैं और बाकी की वैल्यूज़ को आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया जाता है। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ सेट्स के अंदर ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। इसकी अगर यूँ मैं आपको और भी सिंपल एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लॉगिन पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का, तो मैनेजमेंट ने ये देखना है कि मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में कितने बच्चों ने उस पोर्टल को एक्सेस किया था। तो जब वो दोनों टाइमिंग के स्टूडेंट्स के रोल नंबर देखना चाहेंगे कि इनने पोर्टल एक्सेस किया था, तो फिर वो यूनियन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकंड, जब उन्होंने देखना होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पोर्टल को एक्सेस किया था, तो उसके लिए वो फिर इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। क्योंकि उसमें आ जाएगी, कॉमन आ जाएगा ना कि इस बच्चे ने फॉर एग्जांपल रोल नंबर 22 ने मॉर्निंग में भी एक्सेस किया है अपने लॉगिन पोर्टल को और इवनिंग में भी एक्सेस किया है। तो उसका फिर रिजल्ट चेक करने के लिए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने दोनों वक्त में पोर्टल को एक्सेस किया है, तो फिर हम इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन, जिसमें हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझ आई है? छोटी सी एग्जांपल थी लेकिन यूजफुल थी, हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले यूनियन इम्प्लीमेंट करते हैं। किस तरह से यूनियन हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि सेट ए है मेरे पास इक्वल सेट, और इसमें चले मेरे पास 1 2 3 4 5, ये मेरे पास नंबर्स आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मेरे पास सेट बी है, तो इसमें भी मेरे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 8। अब मुझे यूनियन करना है इन सब जो नंबर्स हैं इनको क्या करना है? कंबाइन करना है। तो मैं यहाँ पे एक सेट नया ले लूँगा, सेट 11, उसके अंदर मैं इंप्लीमेंट करूँगा। कैसे? सेट ए, सबसे पहले मैं लिखूँगा सेट ए। अब यूनियन में डॉट यूनियन फंक्शन भी यूज़ होता है हमारे पास, और बिट वाइज और ऑपरेटर भी हमारे पास यूज़ होता है। यहाँ पे बिट वाइज और ऑपरेटर, और इसमें मेरे पास अब मैं सेट 11 का यहाँ पे आंसर लिख लूँगा। लेकिन जो मैंने डॉट यूनियन का भी कहा था उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सेट ए डॉट यूनियन, यूनियन के बाद इसकी पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे सेट बी। तो देखें आउटपुट दोनों की सेम होगी। पहले जो नंबर्स हमारे पास अलग अलग सेट में थे 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, अब उनको मैंने कंबाइन करके एक ही सेट में एक तीसरे वेरिएबल में मैंने उनको स्टोर करवा दिया है। तो इसके लिए हम लोग यूनियन फंक्शन यूज करते हैं। ये है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर का यूज होता है यूनियन के लिए ही सेट के अंदर, और दूसरा सेट का अपना एक फंक्शन भी यूज होता है डॉट यूनियन। तो आप देखें 4 5 जो है वो दोनों सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर मौजूद था, लेकिन एट द एंड आउटपुट में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर भी यूज होता है यूनियन के लिए, और बिटवाइज ऑपरेटर सेकंड उसका अपना एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन डॉट यूनियन भी यूज होता है। देन इसी एग्जांपल में मैं अब इंटरसेक्शन अप्लाई करता हूं। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लेने के लिए, जो दोनों में कॉमन नंबर्स होते हैं उसके लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए। अब इंटरसेक्शन के लिए भी बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है, डेट इज एंड बिटवाइज ऑपरेटर, एंड सेट बी। तो इसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, सेट 12, और जो इसका अपना भी बिल्ट इन फंक्शन है, सेट ए डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेट बी। आउटपुट देखें दोनों की सेम आएगी, क्योंकि दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन क्या था, 4 5 सेट ए में भी मौजूद था, 4 5 सेट बी में भी मौजूद था। तो इंटरसेक्ट हम तब ही यूज करते हैं जब हमने कॉमन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना हो, तब हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन था, डेट इज डिफरेंस। डिफरेंस में हमने देखा था कि हमारे पास सेट ए और सेट बी में जो दोनों कॉमन वैल्यूज होती हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और जो बाकी की वैल्यूज सेट ए में बच जाती है, आउटपुट उसी की हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब डिफरेंस की अगर मैं आपको पोर्टल वाली ही एग्जांपल दूं, तो डिफरेंस की एग्जांपल यूं कुछ इंप्लीमेंट होगी कि देखना चाह रहे हैं कि सेट ए, सॉरी, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में, दोनों टाइमिंग में किन बच्चों ने, सेम बच्चों ने, कॉमन स्टूडेंट्स ने पोर्टल को एक्सेस किया है। एक तो उनका हम लोग नंबर काट देंगे, और बाकी के फिर जो मॉर्निंग टाइमिंग में बच्चे रह जाएंगे उनको हम लोग व्यू कर लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंस की जो एग्जांपल है वो इम्प्लीमेंट होती है। समझ आई है ये एग्जांपल? मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ ही इस एग्जांपल को भी मैनेज किया है। सो यहाँ पे अब हम डिफरेंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे यहाँ पे सेट, मैंने यहाँ पे एक नया सेट ले लिया, और क्या करना है मुझे, सेट ए माइनस सेट बी। सेट ए में से मुझे माइनस करना है सेट बी। अगर मुझे सेट ए में से बाकी के एलिमेंट्स रिटर्न आउटपुट में चाहिए होंगे तो फिर मैं यहाँ पे पहले सेट ए लिखूंगा, प्रिंट सेट 13। लेकिन इसी तरह जिस तरह हमारे पास बाकियों के बिल्ट इन फंक्शन सेट्स के अंदर यूज हुए हैं, इनके भी मेथड यूज होते हैं। तो सेट ए डॉट डिफरेंस, सेट ए डॉट डिफरेंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट बी। तो दोनों की आउटपुट एग्जैक्ट होगी। देखें, जो बात मैंने कही थी कि सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 5 ख़त्म करने के बाद जो सेट ए में बाकी की वैल्यूज़ रह जाएंगी आउटपुट में, वो डिस्प्ले होंगी। लेकिन इसी एग्जांपल को अब मैं सेट बी के साथ करके देखता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेट बी वाले एलिमेंट्स चाहिए, आउटपुट में सेट बी वाले एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं सेट बी लिख लूँगा और माइनस सेट ए लिखूँगा। इसी तरह डिफरेंस में मैं सेट ए लिख दूँगा और यहाँ पे सेट बी लिख दूँगा। तो अब आप देखें मुझे बी वाले बाकी के एलिमेंट्स मिल गए हैं, 8 6 7 8 6 7। ओके, तो डिफरेंस में जो पहला सेट हमने लिखा होता है उसमें से जो बाकी की वैल्यूज बच जाती हैं रिमेनिंग आउटपुट में, वो हमें डिस्प्ले होती है। क्लियर? देन उसके बाद लास्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की एग्जांपल मैं वही लॉगिन वाली अगर उसके साथ ही मिलाऊं, तो सिमेट्रिक में हम सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग में जिन स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पोर्टल को एक्सेस किया था अपनी अटेंडेंस वगैरह देखने के लिए या कुछ भी, तो पोर्टल को जिन स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में एक्सेस किया था, सिर्फ उनकी हमें आउटपुट नहीं चाहिए, बाकी सब स्टूडेंट्स की दे दो। यानी उन स्टूडेंट्स के हमें आउटपुट देखनी है जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ मॉर्निंग में या फिर सिर्फ इवनिंग में ही अपने पोर्टल को एक्सेस किया था। तो फिर हम लोग सेट्स के अंदर सिमेट्रिक का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अब हम सिमेट्रिक लास्ट हमारे पास ये यूज़ होता है
सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सेट है मेरे पास नेक्स्ट सेट 13, ओके सेट 14, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं अपना एक्सॉर ऑपरेटर। सेट बी एक्सॉर ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद और सेम एग्जैक्ट बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होता है सेट के अंदर, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। सेट ए डॉट सिमेट्रिक SYMMET अंडरस्कोर डिफरेंस, और इसकी पैरेंथेसिस में हम कह देंगे सेट बी। तो देखें आउटपुट दोनों के सेम, जो कॉमन थे वो ख़त्म हो गए हैं, बाकी सब हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये डिफरेंस है इन चारों सेट के ऑपरेशंस में जो मैंने आपको बताया है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। आई विद एग्जांपल के साथ आपको बताया है, इजीली एग्जांपल के साथ, कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। ये क्लियर है आपको? ओके, ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो सेट्स यूज़ होते हैं, कि सेट्स का हम लोग यूज़ ही मोस्ट प्रोबेबली तब करते हैं जब हमें क्या चाहिए होती है, एक तो यूनिकनेस चाहिए होती है, और जो मैंने आपको एक रियल एग्जांपल स्नैरियो के साथ आपको ये चीज़ समझाई है, तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सेट ही यूज़ होती है, क्योंकि कोई भी एक चीज़ एक यूनिकनेस के साथ नहीं आ सकती, डुप्लीकेशन तो ज़रूर उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो फिर उसी डुप्लीकेशंस को ख़त्म करने के लिए हम सेट्स का ही यूज़ करते हैं, कि जिसमें जो नंबर है 2 वो 4-5 बार आया है, लेकिन आउटपुट में एक ही बार डिस्प्ले करवाने के लिए हम फिर सेट का यूज़ करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, तो अब हम अपनी लास्ट डाटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी को भी देख लेते हैं, जो हमारे पास डिक्शनरी यूज़ होती है। सेट्स हमारे पास यहीं तक था, सेट्स जो टॉपिक है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास है सेट जो है वो आज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब लेक्चर 12, ये आपका आज का लेक्चर 11 ही था, तो इसी में हम चलें डिक्शनरी को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी। तो चलिए अब हम डिक्शनरी को देखते हैं। डिक्शनरी में हमारे पास डिक्शनरी जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डिक्लेयर की जाती है, बट इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं पेयर में। की वैल्यू, एक की होती है और एक वैल्यू होती है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉलन का यूज़ किया करते हैं। डिक्शनरी भी हमारे पास इम्यूटेबल है, यानी कि डिक्शनरी में हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग और टप्पल्स ही आ सकती हैं। हेट्रोजीनियस है, हर तरह की डेटा टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, डुप्लीकेशंस भी अलाउ होती हैं। और डिक्शनरी का हम यूज़ मोस्ट प्रोबेबली
करते हैं जब हमने कोई एक कंप्लीट रिकॉर्ड क्रिएट करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है देन मैं डिक्शनरी का यूज़ कर लूँगा पाइथन का यूज़ करते हुए। मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मुझे किसी भी डेटा की एंट्री करनी है तो वो एक क्रिएट हो रहा है रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम जो है वो डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और कर्ली ब्रेसेस। अब जो सेट में हम लोगों ने फर्स्ट एम्प्टी सेट जब क्रिएट किया था तो उसने मुझे क्या डाटा टाइप इसकी दे दी थी, डिक्शनरी, इसलिए फिर हम लोगों ने सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया था। सो यहाँ पे अब कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बताऊँगा, ये मेरे पास यहाँ पे की कहलाती है, KEY की, और कॉलन के बाद उसकी वैल्यू होती है। सो ये दो का पेयर बनता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नेम है और उनकी एज कह सकते हैं, यहाँ पे एज है। उसके बाद अगर मेरे पास एक की और उसकी वैल्यू के बाद आगे मज़ीद की वैल्यूज़ मौजूद होंगी तो फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा। कॉमा लगने के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टूडेंट की जो है वो की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट की यहाँ पे आ जाएगी और कॉलन के साथ हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब मेरे पास इसके बाद आगे और कोई भी की वैल्यू नहीं है तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं। DICT1 और इसकी टाइप भी प्रिंट करवाएंगे। टाइप तो ऑब्वियसली हमारे पास डिक ही आएगी, डिक्शनरी कहते हैं। तो ये देखें, तो इसका मतलब है इसके अंदर डुप्लीकेशन आ सकती हैं, वैल्यू में इसकी डुप्लीकेशन आ सकती है। उसके बाद अब डुप्लीकेशन की के साथ हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने दो डुप्लीकेट कीज बना दी विद डिफरेंट सिटीज। और अब यहाँ पे मेरे पास फिर एक डुप्लीकेट की आ गई, लेकिन यहाँ पे मैं सिटी नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कोई एरर आएगा हमें, फिर उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि बिल्कुल डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे देखें किसी भी तरह का एरर नहीं आया, बट उसने क्या किया है कि जो पहले वाली की थी फारूक, उसने उसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि सेकंड की में उसने यही समझा कि ये अपडेट हो चुकी है, इसलिए उसने फर्स्ट वाली की और उसकी वैल्यू को इग्नोर कर दिया, सेकंड की को उसने आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया है। तो डुप्लीकेट कीज़ आ सकती हैं, लेकिन फिर उसमें आउटपुट में डिफरेंस होगा कि आउटपुट में जो पहले वाली की हमने अटैम्प्ट की होगी वो उसको इग्नोर कर देगा, सेकंड वाली डुप्लीकेट की को एक्सेस करके आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। ओके, सो होती हमारे पास कीज़ भी जो हैं वो यूनिक ही होनी चाहिए। तो किस तरह से डिक्शनरी का यूज़ करते हुए हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है कि जो हम लोग एक टेबल देखते हैं, रोज़ और कॉलम्स में जो हम लोग टेबल्स देखते हैं, तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। उसमें जो हमें कॉलम्स के नाम नज़र आ रहे होते हैं, सीरियल नंबर, फिर नेम, फादर नेम, एज, सिटी, ईमेल, तो डिक्शनरी के अंदर वो बेसिकली हमारे पास कीज़ होती हैं और उसकी वैल्यूज़ जो 1 बाय 1 यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आता है। यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि एक रिकॉर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आ गया, देन यहाँ पे
एज आ गई, देन यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं, कंट्री आ गया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ईमेल आ गई। तो ईमेल में चूंकि हमारे पास स्ट्रिंग्स भी आ जाते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे @ और gmail.com, इसको अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे अब हमारे पास ये पूरा एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से डिक्शनरी का यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट रिकॉर्ड्स ही अपने क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर? और अब अगर हमने 1 बाय 1 एक्सेस करना है तो वो भी हम की का यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। द वैल्यू बाय यूजिंग की। तो यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी 3 थी, 3 में से मुझे फॉर एग्जांपल कंट्री देखना है, तो यहाँ पे मैं कंट्री लिखूँगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो की के थ्रू अगर वैल्यू हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी है तो फिर हम लोग इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सेकंड फंक्शन भी इसके अंदर यूज़ होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन दैट इज़ गेट, उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। dict3 डॉट गेट। अब क्या मुझे गेट करना है वो यहाँ पे मैं बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर, तो फादर नेम, उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देन अगर मुझे पूरी की पूरी कीज़ देखनी है, सिर्फ कीज़ के नाम मुझे चेक करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास कीज़ फंक्शन यूज़ होता है, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है। तो डॉट, तो ये देखें मेरे पास कीज़ के सिर्फ नाम आ जाएंगे कि नेम, फादर नेम, एज, कंट्री और ईमेल, ये बेसिकली कीज़ हैं। और अगर मुझे वैल्यूज़ देखनी है तो उसके लिए वैल्यूज़ का फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा, डॉट वैल्यूज़। तो उसी के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग उसी की पहली वैल्यू आ जाएगी, फादर, उसी की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास। लेकिन अगर मुझे चेंज करना है, अपडेशन करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। अगर मुझे अपडेट करना है, अपने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, तो एक तो हमारे पास मेथड है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसी डिक्शनरी के अंदर अब ऐड करना है, सिटी ऐड करना है, तो वो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिटी जो है वो यहाँ पे मैंने सिटी लिख दिया, सिटी की एक की बना दी, और उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू क्या दे दी है, दैट इज़ लाहौर। तो इसको मैंने रन किया अब डिक्शनरी को यहाँ पे, तो देखें बिल्कुल अपडेट हो सकती है। यानी कि पहले कंट्री ऐड था, अब कंट्री के साथ मुझे सिटी भी ऐड करना था, तो वो सिटी भी ऐड कर लिया। सेकेंड मेथड अपडेट फंक्शन का यूज़ करते हुए भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। डिक्शनरी 3 डॉट अप अपडेट, अपडेट के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में अब हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अब मेरे पास नेम, फादर नेम, एज भी है, सो यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख देता हूँ। ओके, सो डबल कोटेशन में आएगी एजुकेशन कॉलन, और यहाँ पे उसकी आ जाएगी ग्रेजुएट। इसको अब हम रन करेंगे और डिक्शनरी को कॉल करेंगे, तो देखें यहाँ पे मेरे पास अपडेट का यूज़ करते हुए भी वैल्यू इंसर्ट हो सकती हैं। और अपडेट का यूज़ करते हुए इसी तरह हम लोग दो भी कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे अगर डिलीट करनी है तो उसके लिए डेल का यूज़ करेंगे, डेल। अब मुझे क्या डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पूरी की पूरी डिक्शनरी नहीं बल्कि उसमें से कुछ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन ही चले मुझे डिलीट करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एजुकेशन और DICT डिक 3।
तो देखें एजुकेशन जो है वो डिलीट हो जाएगी। सो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी के अंदर भी चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और डिक्शनरी का जिस तरह के मैंने बताया कि यूज़ हम करते हैं अपने रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। इज़ इट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो? जी हाँ, अगर आप एक पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उसमें आपके पास हर तरह का रिकॉर्ड यूज़ हो सकता है। मैंने जिस तरह एग्जांपल दी है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है आपके पास, फिर वो नेम्स में आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट के रिजल्ट का कार्ड का बना रहे हैं तो वो भी आपके पास बिल्कुल डिस्प्ले हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आपके पास रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम अपने आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों की जो है वो कल मेकअप क्लास होगी जो एक रह गई थी, और उसमें फिर हम लोग अपनी numpy लाइब्रेरी को स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम अपनी लाइब्रेरी पांडास को यूज़ करेंगे तो उसमें हम एक रिकॉर्ड मैनुअली भी खुद क्रिएट करेंगे डिक्शनरी का यूज़ करते हुए। तो वहाँ पे भी फिर आपको जब उसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी तो आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी चीज़ें जो हम लोगों ने लर्न की थी। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।